हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गुरुकुल हमारा में। आज हम सॉल्व करेंगे केंद्रीय विद्यालय संगठन कोलकाता रीजन का सेशन एंडिंग एग्ज़ाम का एक सैम्पल क्वेश्चन पेपर जो कि डील करता है साइंस सब्जेक्ट से। तो ये टोटल 40 मार्क्स का क्वेश्चन मैक्सिमम है इसमें, मतलब 40 मार्क्स आप गेन कर सकते हैं और टाइम दे रखा है 90 मिनट। क्या लगता है 90 मिनट में सॉल्व कर लेंगे? देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है। इन गिवन फिगर टू बॉयज ए एंड बी आर शोन अप्लाइंग फोर्स ऑन अ ब्लॉक। इफ द ब्लॉक मूव्स टुवर्ड्स द राइट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि दो बच्चों को दिखाया इस फिगर में ए और बी जिनका नाम है, और बोल क्या रहा है कि अगर ब्लॉक दोनों ही प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, मतलब फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, और वो राइट की तरफ मूव करता है, ठीक है। ए और बी प्रेशर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं एक दूसरे के अगेंस्ट में, और जो ब्लॉक है हमारा राइट की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। किसकी तरफ? राइट की तरफ, मतलब बी की तरफ मूव कर रहा है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अप्लाइड ए इज ग्रेटर देन दैट ऑफ बी, या फिर द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अप्लाइड ए इज स्मॉलर देन बी, या फिर द नेट फोर्स ऑफ द ब्लॉक इज टुवर्ड्स ए, या फिर द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अप्लाइड बाय ए इज इक्वल टू दैट ऑफ बी। तो पहला तो देखो डी जो ऑप्शन है ये गलत है। क्यों? क्योंकि अगर नेट फोर्स इक्वल होगा तो वो बॉक्स क्या होगा, वहीं के वहीं स्टेबल रहेगा, ना कि किसी तरफ मूव करेगा। फिर ऑप्शन सी की तरफ देखते हैं, द नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक इज टुवर्ड्स ए। टुवर्ड्स ए होने का मतलब क्या है कि लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा है। तो क्या हमारा बॉक्स ऑप्शन में दिया, क्वेश्चन में दिया है कि लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा है? नहीं। किस तरफ मूव कर रहा है? राइट की तरफ। तो सी ऑप्शन भी गलत हुआ। द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अप्लाइड बाई ए इज स्मॉलर देन दैट ऑफ बी। तो जो हमारा फोर्स ए अप्लाई कर रहा है वो किससे छोटा है? बी से। जो ए अप्लाई कर रहा है वो बी से छोटा, तभी तो किस तरफ जाएगा? लेफ्ट की तरफ जाएगा। तो ये भी हमारा क्या हो रहा है? तो लेफ्ट की तरफ जा रहा है, तो ये गलत हो गया। तो उसी तरह से द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अप्लाइड बाय ए इज ग्रेटर देन दैट ऑफ बी। तो मतलब जो ए फोर्स अप्लाई कर रहा है बी से ज़्यादा होगा, तभी तो राइट की तरफ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो कंसिडर द सेकंड क्वेश्चन क्या, कंसिडर द लिस्ट ऑफ टर्म्स गिवन बिलो, सिस्मिक जोन, फॉल्ट जोन, ठीक है। तो ये कुछ जोन्स के बारे में दे रखा है। मेंटल इनर कोर, अब क्या है, हमको बताना क्या है कि जो बाउंड्रीज ऑफ अर्थ के प्लेट्स किस किस नाम से जाने जाते हैं। तो इसमें से कौन सा सही होगा? क्या ऑप्शन ए 1 एंड 2 सिस्मिक एंड फोल्ड जोन? नहीं, ये तो हमारे अर्थक्वेक का जोन को बताता है। बी देखिए 1 एंड 3, तो एक सिस्मिक और एक मेंटल। तो सिस्मिक तो गलत है लेकिन मेंटल सही, तो ये भी नहीं होगा। सी का देखते हैं, 3rd एंड 4th। तो मेंटल एंड इनर जोन ये सही है, जो क्यों हमारे अर्थ के प्लेट्स के बोला जाता है। क्यों? क्योंकि अर्थ का जो हमारा जो प्लेट्स होता है उसको क्या क्या नाम से बोला जाता है? हमारा एक कोर होता है, मेंटल होता है, क्रस्ट होता है और इनर कोर होता है, ठीक है। 3rd नंबर देखिए, द इन्फॉर्मेशन गिवन बिलो रिफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन या फिर ग्लैंड सिक्रेटिंग द हार्मोन्स आर लोकेटेड ऑन द टॉप ऑफ द किडनीज। पहला। सेकंड क्या है? इंक्रीजेस ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर कौन इंक्रीज करता है? हमारा एड्रेनलिन। एड्रेनलिन से हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है। और जो हमारा इंसुलिन है वो हमारे किडनी के ऊपर जो हमारे पैंक्रियाज होते हैं वहाँ से हमारा सिक्रीट होता है, ठीक है। अब देखते हैं 4th नंबर क्या दे रखा है। अ बॉय इज शोन पुशिंग द बॉक्स फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। राइट से लेफ्ट की तरफ पुश कर रहा है। किस तरफ से? राइट से, मतलब राइट से लेफ्ट की तरफ पुश कर रहा है। तो हमारा जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा किस तरफ होगा? फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। राइट टू लेफ्ट की तरफ होगा क्या? नहीं, क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, तो जो हमारा ये तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज ऑलवेज एक्टेड अपॉन द अपोजिट डायरेक्शन। मतलब फ्रिक्शन का जो फोर्स होता है अप्लाइड फोर्स के हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो हमारे बॉक्स को क्या दिखाया गया? राइट टू लेफ्ट की तरफ मूव करते हुए दिखाया। तो हमारा जो लेफ्ट टू राइट की तरफ आंसर सही होगा, ठीक है। Bojan and Fairley performed experiments taking similar bulbs and cells but two different solutions। मतलब दो सोल्यूशन लिए गए अलग अलग, ए एंड बी, और जो बर्ड हैं और जो सेल्स हैं वो सिमिलर है। दोनों सोल्यूशन में डिप किया गया। तो बल्ब जो है देखो, दे फाउंड दैट बल्ब इन द सेटअप ए ग्लोज मोर ब्राइटली। जो ए में है वो ज़्यादा ब्राइटली होता है और बी में जो है वो कम ब्राइटली होता है। क्यों होता है ऐसे? हायर करंट इज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट ए सेटअप, सही है, ए ये सही है। फिर क्या है? बी हायर करंट इज फ्लोइंग थ्रू द बी सर्किट, नहीं, अगर ज़्यादा होता तो बल्ब ज़्यादा ग्लो करता, लेकिन हमारा ए ज़्यादा ग्लो कर रहा है। अब देखते हैं 6, वेरी शॉर्ट आंसर। व्हाट 6 नंबर सेक्शन बी का, व्हाट डिसाइड्स द सेक्स ऑफ एन अनबॉर्न चाइल्ड। तो अनबॉर्न चाइल्ड का सेक्स क्या कैसे डिसाइड किया जाता है?
तो सभी को पता है, हम लोगों ने पढ़ा था रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में, मैंने देखो इससे पहले एक वीडियो बनाई हुई है रिप्रोडक्शन के ऊपर, पूरा अच्छे से बताया हुआ है, तो अगर आप उस वीडियो को देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा द एक्स एंड वाई क्रोमोजोम। ठीक है, तो एक्स और वाई क्रोमोजोम कहाँ से मिलता है? मेल एंड फीमेल गैमेट से। हर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम्स होते हैं हर सेल में, मेल से भी आता है और ये इससे भी आता है। तो जो 23 पेयर होते हैं उसमें से एक पेयर जो होता है वो डिसाइड करता है हमारा किसी का भी सेक्स। एक्स एक्स होने से क्या होता है? गर्ल होता है, और जो एक्स वाई होने से क्या होता है? बॉय होता है। तो फिर 7th क्वेश्चन क्या बोल रहा है? वाई डज अ मैचस्टिक कैचेस फायर व्हेन रब्ड ऑन द रफ सरफेस ऑफ द बॉक्स। तो हमारा जो मैचस्टिक है वो जल क्यों जाता है जब उसको रफ सरफेस में स्ट्राइक किया जाता है मैच बॉक्स के? क्यों जलता है? क्योंकि जो हीट जनरेट होता है, किससे जनरेट होता है? फ्रिक्शन से। फ्रिक्शन के कारण जो हीट जनरेट होता है जब हम उसको स्ट्राइक करते हैं, उसकी वजह से ही माचिस की तीली में आग लग जाती है। समझ में आया? ठीक है, कमेंट करके बताइए अगर किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा, तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं उसका PDF दे दूंगा आपको सोल्यूशन के साथ। अब देखो 8 नंबर, सोनाली हर्ड साउंड ऑफ द थंडर 5 सेकंड आफ्टर शी सॉ फ्लैशेस ऑफ लाइटनिंग। हाउ फार इज शी फ्रॉम द प्लेस वेयर लाइटनिंग अकर्स। और वहाँ पे स्पीड ऑफ साउंड दे दिया है 30 मीटर्स पर सेकंड। तो हम सभी को पता है कि जो स्पीड ऑफ लाइट है और जो स्पीड ऑफ साउंड है उसमें से तेज़ कौन सा होता है? कमेंट कीजिएगा। स्पीड ऑफ लाइट सबसे ज़्यादा तेज़ होता है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि जो हमारी ये लड़की है सोनाली, उसने क्या किया है, मतलब उसने देखा है कि 5 सेकंड बाद उसको आवाज़ सुनाई दे रही है थंडर की, लाइटनिंग होने के 5 सेकंड बाद। तो स्पीड दे रखा है 330, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तभी हमको पता चल जाए कितने दूर है वो। 330 इंटू 5, तो वो क्या हो जा रहा है हमारा 15। तो कितने मीटर्स हो जाएंगे? 330 इंटू मल्टीप्लाइड बाई 5, 1650 मीटर्स। कितने दूर में है वो? 1650 मीटर्स। तो इसको किलोमीटर में कन्वर्ट कर लेना तो 1.65 किलोमीटर्स आएगा। क्लासीफाई द फॉलोइंग इनटू म्यूजिक एंड नॉइज़। तो अब देखो म्यूजिक और नॉइज़ में इनको क्लासीफाई करना है, मतलब डिफ्रेंशिएट करना है। तो डेजर्ट कूलर्स, आवाज़ काफ़ी तेज़ होती है इनकी। साउंड प्रोड्यूस्ड, तो ये नॉइज़ में आ जाएंगे। साउंड प्रोड्यूस्ड बाय हारमोनियम, हारमोनियम से जो आवाज़ बजती है, अगर कोई सीखा हुआ व्यक्ति होता है तो साउंड जाती काफ़ी मधुर होती है। यार आप कुछ लोग होते हैं जिनको नहीं आता वो तो अच्छे से इंस्ट्रूमेंट में भी गंदा आवाज़ निकाल देंगे, लेकिन इस क्वेश्चन कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से ये हमारा म्यूज़िक होगा। स्ट्रिंग ऑफ सितार, ये भी म्यूज़िक होगा। टेलीविज़न म्यूज़िक होता है, कभी कभी अगर ज़्यादा कर दो तो ये नॉइज़ में हो जाएगा। ट्रांजिस्टर रेडियो एट हाई वॉल्यूम्स, ये हाई वॉल्यूम्स में होने से ये हमारा नॉइज़ में आ गया। 9. Two astronauts are floating close to each other in space. Can they talk to each other? Without using any special device. तो दो एस्ट्रोनॉमर्स हैं जो कि स्पेस में हैं, ठीक है, एक दूसरे के आसपास है, तो क्या वो आपस में बात कर सकेंगे? अगर नहीं कर सकेंगे तो क्यों नहीं कर सकेंगे? और क्या बोला है कि उनके पास कोई भी स्पेशल डिवाइस नहीं है, तो क्यों नहीं बात कर पाएंगे? क्योंकि स्पेस में हमारा क्या है, एयर होता नहीं है। एयर क्या करता है, हमारा साउंड को ट्रैवल करने के लिए हेल्प करता है। तो स्पेस में क्या वैक्यूम है, तो जाहिर सी बात है वो एक दूसरे की आवाज़ नहीं सुन पाएंगे। अब 10 देखो, अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ मिरर एट एन एंगल ऑफ 40 डिग्री। व्हाट इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो हमको चूँकि पता है, हम लोगों ने लाइट और रे वाले चैप्टर में पढ़ा था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज नॉर्मल इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये 40 डिग्री चूँकि हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट है, तो हमारा रिफ्लेक्शन का कितना होगा, वो भी 40 डिग्री ही होगा। अब सेक्शन सी देखते हैं। One day Seema's uncle visited her place. Seema prepared dinner for him. When she was about to put rock salt on the salad, her uncle interrupted her and asked to put iodized salt instead of rock salt. He also advised her to prefer iodized salt instead of rock salt. Why do you think Seema's uncle advised her to have iodized salt इंस्टेड ऑफ रॉक सॉल्ट? तो यहाँ पे जो सीमा है उसके अंकल आए हुए हैं उसके घर पे, तो सीमा खाना बना रही थी, सलाद में नमक जब डालने जा रही थी, नमक पत्थर वाला नमक डालने जा रही थी, तो उसके अंकल ने क्या बोला कि नहीं आयोडाइज्ड वाला सॉल्ट दीजिए। आयोडाइज्ड मतलब क्या, उसमें आयोडीन कंटेंट होता है। तो क्यों मना किया उसको डालने से, और क्यों बोला ये वाला प्रेफर करो? क्योंकि हमने पढ़ा था कि आयोडीन की कमी से हमें एक रोग हो जाता है जिसको गॉइटर कहते हैं। गॉइटर मतलब कि आपका गला फूल जाता है आयोडीन की कमी से, क्योंकि थायराइड ग्लैंड हमारा थायरॉक्सिन प्रोड्यूस नहीं कर पाता, इस वजह से हमको गॉइटर हो जाता है। तो अब इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? सीमा's uncle advised her to put iodized salt on the salad, as we know from
previous chapters that in the absence of iodine, thyroxine hormone is not produced by thyroid gland, which causes a disease named goiter. That's why his uncle suggested him or advised her to put iodized salt on salad. ठीक है. Classify the following into कहाँ था हम 11th में थे. It is said that height of a child depends upon the genes inherited from the parents. Are there factors other than genes that causes variation in height? हाँ होते हैं कुछ कुछ factors, तो उनके बारे में भी हमको बताना. तो yes, caused by पहले तो लिखेंगे yes, the height of a child surely depends on is inherited by the genes of the parents, but it also depends on the factors other than genes. अब क्या क्या है देखो, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, फिर एक क्या होता है आपका किस हिस्से पे हो आप अर्थ के. इक्वेटर वाले रीजन में जो लोग रहते हैं वहाँ के लोगों को की हाइट ज़्यादा होती है कंपेयर टू आपके यहाँ जो अपर रीजन में होते हैं. ये सब कुछ रीजंस हैं, ठीक है, उस वजह से. एक्सप्लेन वाई स्पोर्ट्समैन यूजेस शूज़ विथ स्पाइक्स. तो ये क्वेश्चन है कि स्पोर्ट्समैन जो शूज़ पहनते हैं वो स्पाइक्स वाला शू क्यों पहनते हैं. अगर तुम लोगों ने स्पोर्ट्स खेला होगा या दौड़ा होगा कभी मैदान में, तो तुम फील करोगे कि जब आप रन करते हो तो आप स्लिप भी करते हो, ठीक है. तो जो स्पाइक्स होती है वो एक्स्ट्रा फ्रिक्शन प्रोवाइड करती हैं, जिस वजह से कोई स्लिप नहीं करता. जिसको हम कैसे लिखेंगे इंग्लिश में. स्पोर्ट्समैन यूजेस शूज़ विथ स्पाइक्स एज इट प्रोवाइड्स देम विथ बेटर ग्रिप to the ground, and as friction increases their grip increases, due to which they don't slip while running or performing any sport activity. 13. Your parents are going to buy a house. They have been offered one of the roadside and another 3 lanes away from the roadside. Which house will you suggest for your parents to buy? Explain your answer. तो अब देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि तुम्हारे पापा या मम्मी, तुम्हारे पेरेंट्स जो है कि घर खरीदने वाले हैं, और घर खरीदने के लिए उनको सजेस्ट किया गया कि एक रोड के किनारे है और एक क्या है 3 गली अंदर है. तुम कौन सा वाला सजेस्ट करोगे. तो बच्चों अब खुद बताओ. आजकल के ज़माने में तो सभी रोड के किनारे वाले लेने की सोचते हैं, लेकिन आपको लेना चाहिए 3 लेन के भीतर, मतलब 3 लेन अंदर वाले. क्यों. क्योंकि रोड के किनारे क्या होता है, शोर होता है, पोल्यूशन होता है, इस वजह से काफ़ी ज़्यादा शोर है. आप रात दिन भर काम नहीं कर पाओगे ढंग से, घर पे हमेशा शोर सुनाई देगा, पोल्यूशन भी होगा, डस्ट उड़ेगा, धूल आएगी, ये सब भी रीज़न है. तो इसको आंसर कैसे करेंगे इंग्लिश में. वी शुड सजेस्ट आवर पेरेंट्स टू बाय द हाउस विच इज़ 3 lanes inside, because if it is close to road it will face noise pollution, air pollution, there will be dust always coming to the house, we will not be able to work properly, we will not get to study properly, as there will be always noise pollution due to the horn of the vehicles passing by, and as the vehicles will pass they will release carbon dioxide, bad fumes, which will cause disturbance in our health. Draw a labeled sketch of the human eye. ये तो आपको ड्रॉ करना है. ये आपके बुक में है, आई वाले चैप्टर में. तो अब देखो और वाले क्वेश्चन में क्या है. 2 mirrors meet at right angles. A ray of light is incident at one at an angle 30 degree as shown in the figure. Draw the reflected ray from the second mirror. ये भी ड्रॉ करना है. तो ये देखो मैं बता देना, जो इंसिडेंट है 30 डिग्री इधर होगा, तो रिफ्लेक्टेड भी हमारा 30 डिग्री होगा. जो 30 डिग्री यहाँ जो स्ट्राइक करेगा उस पर जो एंगल बनाएगा इस सेकंड प्लेन पे, उससे भी हमारा जो सेम होगा वो भी रिफ्लेक्ट होगा. तो यहाँ पे एक पैरेलल रे देखने के लिए मिलेगी जो कि इससे होगी. 50 नंबर. स्टेट द 2 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. 2 लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बताइए. एक क्या है कि द एंगल इंसिडेंट एंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल एंड बोथ लाई ऑन द सेम प्लेन. सेकंड क्या है कि द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द नॉर्मल ऑल मीट एट द सेम पॉइंट. वो जो मेड द फॉलोइंग स्केच. देखो ये स्केच देख के बताओ तो इसमें क्या क्या गलत है. सबसे पहले तो मार्स तो सेकंड लाइन में होता नहीं है. पहला ठीक है, मरकरी सही है. मार्स की जगह यहाँ क्या होगा, वीनस होगा, फिर अर्थ आता है, उसके बाद मार्स आता है, उसके बाद क्या आता है, जुपिटर आता है, जुपिटर के बाद क्या आता है, सैटर्न आता है, उसके बाद क्या आता है हमारा यूरेनस, फिर नेपच्यून. तो ड्रॉ अ स्केच टू शो द रिलेटिव पोजीशन ऑफ प्रोमिनेंट स्टार्स. ये भी आपका उर्सा मेजर का जो स्टार है और जो ओरायन है उसका, वो भी आपको ड्रॉ करना है. इफ द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन बिकम्स हाफ its present distance,
तो इससे क्या लाइफ पनप पाएगी हमारे अर्थ पे? नहीं। क्यों? क्योंकि जैसे ही हमारा डिस्टेंस हाफ हो जाएगा, तो हाफ होने के कारण क्या होगा ना, हमारा अर्थ जो है ज़्यादा हीट अब्जॉर्ब करेगा ना, ज़्यादा हीट इसको मिलेगी, ज़्यादा हीट रिसीव करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जो हमारा जो पानी है अर्थ का वो सारा का सारा सूख जाएगा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? एज द डिस्टेंस विल इफ द डिस्टेंस इज हाफ देन अर्थ विल रिसीव मोर हीट फ्रॉम सन, heat energy, which will result in the evaporation of water, which will result in the increase of temperature on earth, that will surely get the earth unable to be alive. What is artificial satellite? Give example. अब देखो आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या है? ऐसे सैटेलाइट जो कि हमारे अर्थ के चारों, सैटेलाइट का मतलब क्या होता है? जो किसी भी प्लेनेट के चारों तरफ रिवॉल्व करता है। आर्टिफिशियल का मतलब क्या होगा? मैन मेड होगा। तो अ सैटेलाइट विच इज़ मेड बाय ह्यूमन एंड रिवॉल्व्स अराउंड द सन इज नोन एज आर्टिफिशियल सैटेलाइट। तो इसके एग्जांपल क्या है? हमारा जियो स्टेशनरी सैटेलाइट हो गया, ये सब जो हमारे हैं, ये सब हमारा एग्जाम्पल हो गया। क्लियर ट्रांसपेरेंट वाटर इज ऑलवेज फिट फॉर ड्रिंकिंग। क्या ये सही है? हमको पानी अगर साफ दिखे तो उसको पी लेना चाहिए? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि दो द वाटर इज क्लियर and transparent, but it can consist germs which cannot be visible by our naked eyes. That's why we should not drink any clear or transparent water before boiling it. Why does the increased level of nutrients in the water affect the survival of aquatic organism? और सेकंड क्या है? डिस्क्राइब द थ्रेट ऑफ द ब्यूटी ऑफ ताजमहल ड्यू टू पोल्यूशन। तो मैं सेकंड वाला पहले बताता हूँ, उसके बाद मैं पहला वाला बताऊँगा, ठीक है? तो ताजमहल को क्या क्या थ्रेट है पोल्यूशन की वजह से? देखो सबसे ज़्यादा तो हमारा जो ये है एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन की वजह से क्या होता है? एसिड रेन होता है। एसिड रेन से क्या होता है? मार्बल जो होता है वो ख़राब हो जाता है, और इसके वजह से हमारा स्पोकन फ्यूम है, जिसकी वजह से जो ताजमहल जो वाइट मार्बल का था आजकल वो येलोविश दिखता है। और जो पहला है कि हाँ, अगर हमारे पानी में जो न्यूट्रिएंट्स इंक्रीज़ हो जाएंगे तो उससे एक्वेटिक लाइफ का क्या क्या असर पड़ेगा? अब खुद नॉर्मली सोचो, अगर तुमको ज़्यादा न्यूट्रिएंट खाना मिलेगा तो तुम हेल्दी हो जाओगे। उसी तरह से इसमें भी काफ़ी सारे, अब देखो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्रीज़ हो जाएंगे, जिससे जो हमारे जो एक्वेटिक एनिमल्स है वो भी ज़्यादा उनको खाना मिलेगा, खाएंगे, इस तरह से वो भी इंक्रीज़ हो जाएंगे। नंबर ऑफ़ एक्वेटिक एनिमल्स अगर इंक्रीज़ हो जाएंगे तो पानी क्या हो जाएगा? उनके लिए कम पड़ जाएगा, जिसकी वजह से उनमें बीमारियां भी फैलेंगी। 20 नंबर, याकूब मेड अ सर्किट एज शोन इन द फिलो। ही ऑब्जर्व दैट द सेक्शन डी हम कर रहे हैं, दैट द बल्ब डिड नॉट ग्लो बट ऑन ब्रिंगिंग अ कंपास नीडल नियर इट शोज द डिफ्लेक्शन। He was quite confused that if the current is flowing through the circuit, then why the bulb is not glowing. Meanwhile, his friend Saurabh arrived and suggested him to add one more cell in the circuit. The bulb then started glowing. Define a circuit. Circuit को define कीजिए. A closed loop through which current flows, consisting of a cell, a switch. What does the deflection of a compass needle show? The deflection of compass needle show that current is flowing through the circuit. Why the bulb did not glow in the first case but glow in the second case? Because the power of the bulb was more. क्योंकि देखो अब 2 वाट की बल्ब को अगर तुम सिंगल सेल से जलाओगे तो नहीं जलेगी, लेकिन जब तुम दूसरा सेल लगा दे रहे हो उसमें तो उसका जो सेल का है उसका कैपेसिटी बढ़ गया, जिस वजह से वो जलने लगा। What value of Saurabh is shown here? Saurabh is a good friend and he knows pretty much about circuits. The weather department has predicted that a thunderstorm is likely to occur on a certain day. Suppose you have to go out on that day, would you carry an umbrella? Explain. हाँ, अगर थंडरस्टॉर्म आ रहा है तो क्या आप अपने अम्ब्रेला लेके जाना चाहेंगे बाहर? नहीं। क्यों? क्योंकि थंडरस्टॉर्म का मतलब क्या है कि थंडर, लाइटनिंग होंगी। लाइटनिंग तो क्या होता है? अम्ब्रेला हमारा क्या है, उसको कंडक्ट कर सकता है, जिस वजह से हमको भी शॉक लग सकता है। इस वजह से हम नहीं ले जाना चाहेंगे। थंडरस्टॉर्म के वक्त हमको ऐसे भी घर से नहीं निकलना चाहिए, लेकिन अगर आपको निकलना पड़ रहा है तो आप काफ़ी सेफली निकले, सेफली ट्रैवल करें। किसी भी लंबे पेड़ के नीचे ना खड़े होए, किसी लंबे इलेक्ट्रिक पोल के नीचे खड़े ना होए, हमेशा किसी बिल्डिंग के अंदर रहने की कोशिश करें।
During construction of a building, the lightning conductor was a little shorter and cannot be buried in the ground. Would the lightning conductor be still effective? Explain. No, because लाइटनिंग कंडक्टर डिसिपिएट्स, मतलब वो क्या करता है, पूरा जो हमारा जो थंडर गिरता है उसके ऊपर गिरता है तो वो क्या करता है, पूरा का पूरा अर्थ में छोड़ देता है। तो अगर अर्थ से कनेक्ट ही नहीं हुआ तो कहाँ छोड़ेगा, तो वो वर्क नहीं कर पाएगा। In the following situation, identify the agent exerting the force and the object on which it acts. State the effect of of the force in each case. Squeezing a piece of lemon between the fingers to extract its juice. जब हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उससे क्या हो रहा है, हमारा लेमन जूस निकल रहा है। टेकिंग आउट पेस्ट फ्रॉम अ टूथपेस्ट, इसमें भी हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो इससे भी हमारा पेस्ट निकल रहा है। तो इसमें इफेक्ट किस पे पड़ रहा है, पहले ऑब्जेक्ट क्या है, पहले वाले में लेमन है, इफेक्ट क्या हो रहा है, उसमें से जूस एक्सट्रैक्ट हो रहा है। सेकंड क्या है, उसमें हमारा जो ऑब्जेक्ट क्या है, टूथपेस्ट ट्यूब, और उसमें से क्या निकल रहा है, पेस्ट। लोड सस्पेंडेड फ्रॉम स्ट्रिंग वाइल इट्स अदर एंड इज ऑन अ हुक फिक्स टू अ वॉल। तो हमारे यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है, स्प्रिंग हुआ, और इस पर इफेक्ट क्या पड़ रहा है कि ये स्ट्रेच हो जा रहा है। एन एथलीट मेकिंग अ हाई जंप टू क्लियर द बार एट अ सर्टेन हाइट। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट किया है एथलीट, और किसको जंप करने पे क्या हो रहा है, इस पे इफेक्ट कि वो हाइट पे उठ पा रहा है और क्लियर कर ले रहा है। ऑब्जर्व द फिगर्स गिवन बिलो केयरफुली। वॉल्यूम ऑफ वाटर इन इच वेसल इज शोन। अरेंज देम इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग प्रेशर एट द बेस ऑफ इच वेसल। तो हमको क्या पता है, किसी भी लिक्विड का जो प्रेशर होता है कैसे निकलता है, बताओ। एच, बोलो, HG A। तो जितना हाइट है उसके साथ मल्टीप्लाई कर दो ग्रेविटेशनल पुल को और एरिया को। तो यहाँ पे देख लो, तो सबसे ज़्यादा हाइट किसका है, हमारा B का, फिर जाके होगा हमारे D का, फिर होगा A का, फिर C का। स्टेट द डिफरेंस बिटवीन कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स ऐसे फोर्सेस जो एक्ट करते कब, जब दो चीज़ कांटेक्ट में, मतलब फोर्स अप्लाई किया जाए किसी पे तब जाके वो मूव करता है। और नॉन कांटेक्ट फोर्स क्या है, जो बिना कांटेक्ट में आए ही किसी भी एक्शन को रिजल्ट कर दे, जैसे कि मैग्नेट। मैग्नेट क्या है, कांटेक्ट फोर्स है, नहीं है, क्योंकि मैग्नेट से हम किसी भी चीज़ को अट्रैक्ट कर सकते हैं। और हमारा एग्जांपल क्या होगा कांटेक्ट फोर्स का, फ्रिक्शन होगा, मस्कुलर फोर्स होगा। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू। सब्सक्राइब करना ना भूलें, और किसी भी तरह का आपको कोई भी डाउट आए तो कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोग के लिए PDF के आंसर्स भी डाल दूंगा। प्लीज़ कमेंट कीजिए एंड हेल्प मी ग्रो, ताकि मैं और भी ऐसी वीडियोस लेते आऊँ आप सभी के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स।